आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ के एक बयान के बारे में जो कि उन्होंने प्रोजेक्ट कुश को लेकर दिया है। आखिरकार डीआरडीओ ऐसा क्यों मानती है कि प्रोजेक्ट कुश न सिर्फ S-400 से ज्यादा अच्छा होगा बल्कि कई मामले में ये S-400 के कैपेबिलिटी को भी सरपास कर जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये दावा कितना सच है। देखिए, भारत को अब सिर्फ कम और मध्यम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें नहीं चाहिए। देश को ऐसी प्रणाली चाहिए जो दुश्मन के जटिल खतरों को पहले ही बाहर से नष्ट कर दे। बड़े विमान, एवैक्स प्लेटफॉर्म, इन फ्लाइट रिफ्यूलर, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके। मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम के ऊपर एक अतिरिक्त सुरक्षा की परत भी दे और सबसे खास बात, हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे। और इसी उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट कुश की शुरुआत हुई थी, जहां पर डीआरडीओ एक लेयर डिफेंस नेटवर्क पर काम कर रहा है। देखिए, अब आइए समझते हैं पहले कि प्रोजेक्ट कुश किस प्रकार की प्रणाली है, ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। देखिए, प्रोजेक्ट कुश में सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी बहुस्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइलें, यानी मल्टी लेयर्ड जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। प्रोजेक्ट कुश में फिलहाल तो अलग अलग रेंज की 3 या 4 इंटरसेप्टर मिसाइल्स पे बात की गई है। पहला है M1 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज होने वाली है 150 किलोमीटर। यह मुख्यतः लड़ाकू विमान, अनमैन एरियल व्हीकल और क्रूज मिसाइलों को अपना टारगेट बनाएगा। दूसरा है M2 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर। यह मुख्यतः एनिमी के एवैक्स, बड़े विमान, स्टेल्थ लक्ष्यों को साध पाएगा। तीसरा है M3 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। ये लॉन्ग रेंज में शामिल जो एवैक्स हैं, रिफ्यूलर है या दूसरे हाई वैल्यू एसेट्स हैं, उनको अपना टारगेट बनाएगा। कुछ रिपोर्टों में एक चौथे वेरिएंट पे भी बात की जा रही है, हालांकि वो किसी विशेष भूमिका के लिए होगा और उस पर ज्यादा जानकारी क्योंकि अभी उपलब्ध नहीं है, तो उसके हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे बात नहीं कर सकते। अब आइए बात कर लेते हैं इस सिस्टम की तकनीकी खासियत के बारे में। इसमें लंबी दूरी तक सेंसिंग और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होगी। जी हाँ, प्रोजेक्ट कुश में एडवांस लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार देखने को मिलेगा और फायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि 500 से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी तक जो लक्ष्य है उनका पता लगा सकते हैं। और अगर आप इसको S-400 और S-500 से तुलना करें तो आइए हम ये भी जानते हैं कि प्रोजेक्ट कुश कहां पर स्टैंड करता है। देखिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सबीर बी कामत सर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि न सिर्फ प्रोजेक्ट कुश S-400 के समकक्ष होगा, बल्कि वो S-500 प्रोमीथियस जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है उनके करीब पहुंचेगा। आखिरकार S-400 है क्या? S-400 एक रूस का बहुत शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। भारत के पास पहले ही 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन हैं जो कि तैनात हैं और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनकी उपयोगिता को देखा था। S-500 प्रोमीथियस की बात करें तो S-500 S-400 से भी अगले जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि भारत के पास ये नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ये भारत को ऑफर अवश्य किया गया है। इसकी खासियतों को लेकर ये कहा जाता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें और लो ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी टारगेट कर सकता है। अभी ये एक्सपोर्ट के लिए वैसे तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत को मल्टीपल टाइम्स इसके ऑफर किए जाने की खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। इन सब के होने के बावजूद प्रोजेक्ट कुश क्या करेगा? देखिए, प्रोजेक्ट कुश को S-400 से आगे की तकनीकी मान लिया गया है और डीआरडीओ इसे उसी प्रकार से ट्रीट भी कर रही है, ताकि यह अत्याधुनिक थ्रेट जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, एडवांस एयरक्राफ्ट को रोक सके। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक थ्रेट की जहां तक बात रही तो इसके लिए ऑलरेडी हमारा जो BMD फेज 3 है ये भी शुरू हो चुका है, जो कि इसी उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम टिकते हैं प्रोजेक्ट कुश के साथ। प्रोजेक्ट कुश भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का सबसे लंबा दूरी वाला हिस्सा बनेगा, जैसे कि बराक, आकाश और S-400 के ऊपर वाला सिस्टम। यानी यह बहुस्तरीय सुरक्षा कवच बनने में एक मदद करेगा। आसान शब्दों में समझाएं तो ये एक लेयर बना देगा, मल्टीपल लेयर बनाई जाएंगी सुरक्षा की, जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। डिलीवरी टाइमलाइन और टेस्टिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट कुश के पहले प्रोटोटाइप को 12 से 18 महीने में पूरा करने की योजना बनाई गई है, जिसके बाद यूजर ट्रायल अगले 12 से 36 महीनों तक चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2030 तक यह सिस्टम तैनात हो सकता है। M1 इंटरसेप्टर को लेकर हमने डिफेंस न्यूज के वीडियो में आपसे पहले भी कहा कि इस वर्ष या अगले वर्ष में इसके टेस्टिंग की बात की जा रही है। हालांकि ये कब होता है वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पर S-400 की खरीद और प्रोजेक्ट कुश के बीच की स्ट्रेटजी को आइए समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो प्रोजेक्ट कुश की जरूरत क्यों है? उसका सीधा जवाब है, दोनों का काम अलग और कॉम्प्लीमेंट्री है। S-400 एक प्रूवन फॉरेन सिस्टम है
कुश भारत का स्वदेशी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो भविष्य की थ्रेट को कवर करेगा और हमारी ओवर डिपेंडेंसी को कम करेगा। इंडियन एयरफोर्स ने भी इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के बावजूद प्रोजेक्ट कुश की मांग और निवेश जारी रहेगा और यह सिस्टम एक अलग स्तर पर है और हमें इसकी जरूरत है। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि प्रोजेक्ट कुश खास क्यों है। यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर एयर डिफेंस सिस्टम होगा, यानी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत विकसित किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 से भी ज्यादा पावरफुल और कैपेबिलिटी में S-500 के समकक्ष इस पे 3 या 4 इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलेंगी जो कि मल्टीपल थ्रेट्स को टारगेट कर पाएंगी। यानी स्पष्ट है कि DRDO का जो कॉन्फिडेंस है प्रोजेक्ट कुश को लेकर के वो दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाला है। इसमें किसी प्रकार की जो कमी है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, DRDO जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कुश के ऊपर प्रदर्शित कर रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या आप मानते हैं कि प्रोजेक्ट कुश S-500 के समकक्ष होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आइए अब नजर डाल लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि अपडेट रूस से आ रही है। हमने हाल ही की रिपोर्ट में आपसे कहा था कि Su-57 फैलन को लेकर के HAL को रूस से आने वाली जो कॉस्ट और दूसरे विषयों पर रिपोर्ट है उसका इंतजार है। इसी बीच अगर हम रशियन मीडिया के हवाले से बात करें तो भारत और रूस के बीच में एक और जो बहुस्तरीय मीटिंग है वो आयोजित हो सकती है, जहां पर जो फाइनल प्रपोजल और ऑफर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, इस समय 50-50 चांसेस हैं। Su-57 की डील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रशिया की बात करें तो रशिया फुल फ्लेज एक प्रोडक्शन कह सकते हैं इकोसिस्टम भारत में विकसित करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो भारत को सौंप दी है और वो नासिक प्लांट को Su-57 प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या यूँ कह लें अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन भारत दूसरी तरफ Su-57 फैलन को एक आंतरिक समाधान के तौर पर देख रहा है। यानी भारत इनको लेकर इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उस नंबर पे सहमत नहीं है जिस नंबर को लेकर रूस इंसिस्ट कर रहा है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि भारत सिर्फ 2 से 3 स्क्वाड्रन को लेकर इंटरेस्टेड है और इस नंबर पे रूस कभी भी जो लोकल प्रोडक्शन लाइन है इसके बारे में शायद ना माने। लेकिन रूस का भरोसा है कि एक बार जब डील फाइनलाइज होगी तो ये नंबर और भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि उन्हें Su-57 की कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। हालांकि इस समय हम ये नहीं कह सकते कि डील फाइनलाइज होगी या नहीं होगी। ये कॉस्ट और दूसरी चीज़ों की जो फाइनल रिपोर्ट रूस से आनी है, जब आ जाएगी उसको इवेलुएट कर लिया जाएगा। उसके बाद ही भारतीय वायुसेना इस पर निर्णय लेगी। अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात माने तो वो बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स एक्टिवली Su-57 को कंसीडर कर रही है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई निर्णय उनके तरफ से अभी नहीं लिया गया है। उम्मीद है कि Su-57 की डील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा नेगोशिएशंस के ऊपर जो अभी भविष्य में होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, भारत को एक बार फिर से Su-57 को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हमें जो इंडिजिनस प्रोग्राम है उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।